Hello everyone and welcome back to my channel Law After College. Today is the second class on important judgments of 2024. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस। तो चलिए देख लेते हैं कि इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, किस बेसिस पर ये केस है और ये केस कैसे इंपॉर्टेंट है आपके क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है। 5 जज बेंच थी यहाँ पे जजेस के नेम लिखे हुए हैं, कौन से जजेस थे। इस केस में जो मेन सवाल उठा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपनी सुपरिटेंडेंस पावर इस्तेमाल कर सकता है हाई कोर्ट्स के ऊपर, और क्या इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट्स की हमारी कंट्री में। कि हाई कोर्ट, आप जानते हैं आर्टिकल 226 आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स को भी पावर देता है, 227 सुपरिटेंडेंस की पावर देता है। तो ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट कितनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकता है हाई कोर्ट के ऊपर, और क्या हाई कोर्ट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है कि नहीं अपने हिसाब से केसेस को सॉल्व करने की, वो इस केस में बेसिक इशू था जिसे हम अभी समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे इश्यूज लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर लगाया हुआ है प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। बेसिकली देखो, जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही बात कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप अपने केसेस इतने टाइम फ्रेम में, इतने फिक्स टाइम फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो इसी पे आगे चलते हैं, फैक्चुअल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं इस केस का। देखो 2018 में एक केस आया था जिसका नाम था एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई का केस था, क्रिमिनल केस था ये। 3 जज बेंच का यहाँ पे केस था और वहाँ पे 3 जज बेंच इस डिसीजन पे आई थी कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको क्या करना है, अगर उनने किसी प्रोसीडिंग पे स्टे लगाया है, मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है और हाई कोर्ट ने वहाँ पे इंटरिम ऑर्डर देके स्टे लगा दिया है उन प्रोसीडिंग्स पे। कहाँ पे लगाया है? जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है ना, उस पर स्टे लगा दिया जाता है। मान लो ट्रायल कोर्ट की फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो हाई कोर्ट बोलता है आप रोक दीजिए अपना ट्रायल, आप स्टे लगाता है हाई कोर्ट, इंटरिम ऑर्डर देता है और फिर हाई कोर्ट उन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को डील करता है अपने हिसाब से। तो मान लो ये जो स्टे लगा है, इस केस में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो स्टे है ये 6 मंथ्स पीरियड तक ही लग सकता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और ट्रायल कोर्ट के पास जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो रीन्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, 1 दिसंबर 2023 को 3 जज बेंच, जिसके अंदर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मिश्रा थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अपना इशू रिजॉल्व कर लेना है, वरना क्या होगा, वरना जो स्टे लगाया है हाई कोर्ट ने वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट के सामने फिर से रीन्यू हो जाएगी। तो उन्हें ये लगा, ये जो 3 जज बेंच थी, इन्हें ये लगा कि ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और क्योंकि ये 3 जज बेंच थी तो ये ऑब्वियसली इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती तो उन्होंने इस डिसीजन को 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इस केस में ये डिसीजन निकल के आया है। डिसीजन क्या निकल के आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली ये कहा है, जस्टिस ओका ने ये डिसीजन को ऑथर किया है, यूनानिमसली उन्होंने कहा है कि ऐसी पावर कि ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन हो जाए इंटरिम ऑर्डर का, ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे टास्क में से है जो कि इम्परमिसिबल कहे गए हैं। और फिर कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास माना आर्टिकल 142 है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, लेकिन ये जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हाई कोर्ट को ऑर्डर देना कि आप अपनी डीलिंग्स इसी टाइम फ्रेम में कर लेंगे, ये जो आर्टिकल 142 की पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट को, इसके स्कोप से बियॉन्ड जाता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। ठीक है, आ जाइए रीजंस पे कि क्या क्या रीजंस प्रोवाइड किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डिसीजन को देने में। डिसीजन आपने समझ लिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट को ये सुपरिटेंडेंस हाई कोर्ट की करे कि आप कितने टाइम फ्रेम में केसेस को कंप्लीट करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो एक एक्सपायरेशन पीरियड लगा दिया गया कि प्रोसीडिंग्स जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट अ पावर दैट इज़ देयर विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको 3 प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि हमको पार्टी को सुनना है। ठीक है, जो पार्टी है हमको उसको सुने बिना कोई भी फैसला नहीं देना है।
सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जज जो है वो अपने खुद के केस में या ऐसा केस जिसके अंदर उस जज का इंटरेस्ट है उसके अंदर वो जज नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बायस का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो क्या है, रीजनड ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर आप देंगे तो वहाँ पे रीजनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, बिना रीजन ऑर्डर के, या इसे स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं, कि ऑर्डर कोई भी अगर कोई भी कोर्ट निकालेगा तो उसकी रीजनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप स्टे लगाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है, अब इस स्टे ऑर्डर को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, और जो भी मेजरली अफेक्टेड पार्टी है उसे तो सुना ही जाता है, उसके बाद ही स्टे ऑर्डर में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि 6 मंथ्स का एक्सपायरेशन पीरियड और विदाउट hearing any of the affected party is not something that is justifiable according to the principles of natural justice। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो एशियन सर्फेसिंग का जो केस है, रीसर्फेसिंग का, जो हमने 2018 का केस देखा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने इस चीज को अकाउंट में नहीं लिया कि हर केस के इंडिविजुअल मेरिट्स हैं। एशियन रीसर्फेसिंग में मान लो ऐसी सिचुएशन हुई हो कि जिसके अंदर 6 मंथ्स का एक्सपायरेशन पीरियड लगा दिया गया कि इसके बाद अब स्टे हट जाएगा, लेकिन ना आप ये एक ब्लैंकेट बैन या ब्लैंकेट रूल नहीं निकाल सकते कि जितने भी सारे केसेस हैं, जितने भी सारे केसेस हाई कोर्ट के पास चल रहे हैं, उसके अंदर जो टाइम फ्रेम है उसको आपने फिक्स कर दिया कि हर केस में ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर केस के मेरिट्स यानी कि हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। और ये भी कहा गया कि जो डिले क्रिएट किया गया है, कि जैसे स्टे ऑर्डर लगाया 6 मंथ्स के लिए, अब हाई कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर रहा है, लेकिन डिले हो रहा है, इतने अच्छी तरह फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर टाइम लग रहा है, बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग रीजंस होते हैं, और हर हाई कोर्ट का अपना तरीका होता है कि किस तरह से उसे केसेस को डील करना है। किसी भी रीज़न के कारण मान लीजिए डिले हो रहा है और जो स्टे का ऑर्डर है, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, वो इतनी जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे केस में अगर लिटिगेंट की गलती नहीं है तो फिर वो सफ़र क्यों करे? ठीक है, लिटिगेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, कभी कभी हो सकता है पार्टीज़ के कारण डिले हो रहा है, लेकिन जहाँ पे पार्टीज़ के कारण डिले नहीं हो रहा है वहाँ पे ऐसा कोई डिसीजन दे देना कि जिससे पार्टीज़ को अफेक्ट हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी जस्टिस है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है पार्टीज़ को। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि जो स्कोप है आर्टिकल 142 की, उसके अंदर ही आपने काम करना है। आर्टिकल 142 सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में अप्लाई किया जाएगा। ये ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था और ऑर्डर्स देने चाहिए थे हाई कोर्ट को। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस दे दी गई कि आर्टिकल 142 को अप्लाई करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 4 गाइडलाइंस दी है। सबसे पहली गाइडलाइन ये कहती है कि इट कैनॉट बी एक्सरसाइज टू नलीफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेंट्स बेस्ड ऑन जुडिशियल ऑर्डर्स वैलिडली पास्ड इन देयर फेवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक लैंड एरिया है, एक बड़ा लैंड एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो लैंड एरिया है, इस पे जो काम हुआ है, कुछ काम तो ऑथराइज्ड हुआ है, कुछ काम अनऑथराइज्ड हुआ है। मेजरली ऐसा मान के चलो, मेजरली जितना भी काम इस लैंड एरिया पे हुआ है वो बहुत ही अनऑथराइज्ड इलीगल मैनर में किया गया है। तो यहाँ पे जो ये लैंड एरिया है, मान लो ये दिल्ली में लैंड एरिया है, यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी काम हुआ है, बहुत इलीगल तरीके से हुआ है। तो MCD इन पे केस कर देती है इस लैंड एरिया पे। मान लो ये कोई भी XYZ फार्म्स है, ठीक है, इन पे ये केस कर दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है, इसके बाद ये केस अब लंबा चल रहा है। ठीक है, 20 साल हो गए इस केस को चलते चलते। अब यहाँ पे जितने लोग इस बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो भी बनाया है ना, वहाँ पे वियर एंड टियर तो हो रहा होगा। ठीक है, घर की मरम्मत करानी पड़ रही होगी, किसी का कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा कोई एक पर्सन है जिसके घर की मान लो छत गिर रही है, अब वो उसको रिपेयर कराना चाहता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। 20 साल तक केस चल रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो आगे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़रूरत है, कि जिनको अपने घर का रिपेयर वर्क करवाना है, वो एक एफिडेविट दे दें। उस एफिडेविट में साइन करके दे दें कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिपेयर वर्क कर रहे हैं, वो कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं और इलीगल कोई भी या फिर और फर्दर कुछ नई चीज़ का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। ये एफिडेविट मांग लिया, हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कर लो, उसके बाद आप रिपेयर वर्क करवा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट मान लो आर्टिकल 142 के अंदर स्टे लगा दे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान कोई भी रिपेयर वर्क नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी काम यहाँ पे हुआ है वो इलीगल काम हुआ है, तो जब तक केस डिसाइड नहीं हो सकता यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसे केस में
ऐसे जो पर्सन है जिसके घर की छत गिर रही थी, ऐसे ही करके बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना घर का रिपेयर वर्क करवाना है। तो ऐसे बहुत सारे लिटिगेंट्स हैं जिनकी राइट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना कि इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू नलिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेंट्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सारे लिटिगेंट्स हैं जिनने हाई कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दे दिया उससे उनको एक बेनिफिट मिल रहा है कि ठीक है एटलीस्ट हम अपना रिपेयर वर्क तो करा सकते हैं। भाई कल को घर ही गिर जाए, ऐसा कुछ काम हो जाए तो कोई इंसान रिपेयर वर्क ही ना करवाए, तो ये तो बहुत वैलिड डिसीजन नहीं है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेंट्स को जो चीज़ मिल रही है और वो भी एक वैलिडली पास किए गए ऑर्डर से जो उनके फेवर में किया गया है, जैसे कि जो हाई कोर्ट ने एफिडेविट का ऑर्डर पास किया, इस चीज़ को नलिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देगा। होप आपको समझ में आया होगा इस सिचुएशन से कि ये गाइडलाइन का मतलब क्या है। सेकेंड गाइडलाइन ये कहती है कि द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। ठीक है, सब्सटैंटिव राइट्स में क्या आ गया, सबसे मेजर एक सब्सटैंटिव राइट क्या हो गई कि एडवर्स ऑर्डर अगर आप पास कर रहे हो तो उसे आप एटलीस्ट सुनोगे। आपने स्टे लगाया हुआ है तो जो अफेक्टेड पार्टी है उसके खिलाफ अब स्टे हट जाएगा, फिर काम चालू हो जाएगा, तो आप एटलीस्ट उसे सुनोगे। आप उसे सुने बिना अपना कोई भी स्टे ऑर्डर में मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, तो सब्सटैंटिव राइट जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस टू द कोर्ट्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजरल इशूज़। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि प्रोसीजरल इशूज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि जल्दी जल्दी प्रोसीजर जो है चले हाई कोर्ट का, उसके लिए कोर्ट डिसीजन ज़रूर दे सकता है। लेकिन कोर्ट क्या नहीं करेगा, कोर्ट ऐसे लोगों की सब्सटेंटिव राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि पार्टीज भी नहीं हैं केस के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2018 का जो हमारा एशियन रीसर्फेसिंग का केस था उसके अंदर ऐसी सिचुएशन मान लो होगी कि सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद दिस डिसीजन दैट आफ्टर 6 months द इंटरिम ऑर्डर विल एक्सपायर। लेकिन अब ये जो ब्लैंकेट रूल सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, इसके कारण ऐसे बहुत से केसेस है जिसके अंदर बहुत से अलग अलग लिटिगेंट्स हैं जो कि यहाँ तो पार्टी भी नहीं थे और उनको भी इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अफेक्ट नहीं कर सकता आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का लिया हुआ कोई भी ऑर्डर या फिर डिसीजन। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 142 की भी जितनी भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है इस केस में वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये कहा गया कि जो ब्लैंकेट डायरेक्शंस है कैन नॉट बी इशूड टू लिमिट द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। बेसिकली ये कहा गया कि आर्टिकल 227 में जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर है हाई कोर्ट की जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर, और इसी पावर के साथ इनको एक और चीज़ मिलती है, वो है पावर टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन सच कोर्ट्स। तो जितने भी उनके अंडर लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे भी यही हुआ ना, ट्रायल कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे कुछ इशूज़ चल रहे हैं तो हाई कोर्ट बोलता है कि आप स्टे लगाइए, हम फ्रेम करेंगे चार्जेस, हम देखेंगे क्या चल रहा है केस के अंदर, तो वो स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग्स को। हाई कोर्ट के पास ये वैलिडली पावर है। और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर भी एक वाइडर स्कोप ऑफ पावर है जिसे सुप्रीम कोर्ट एनक्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्टली ये देख लो कि एक और चीज़ कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज़ की है ना, कि आप 6 months में इतना काम कर लेंगे, ये एक तरह से जुडिशियल लेजिस्लेशन का काम है जो कि इम्परमिसिबल है, जो कि परमिसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ही ऐसी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी क्रिएट कर सकता है कि ये कैटेगरी के केसेस इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएंगे। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि आप इन्हीं केसेस को प्रायोरिटी भी देंगे, कि आप अगर आपने इंटरिम ऑर्डर लगाया किसी केसेस पे तो उन्हें आप प्रायोरिटी देकर डेली बेसिस पे सुनेंगे, क्योंकि हर हाई कोर्ट के पास अपना पेंडेंसी का पैटर्न है, हर हाई कोर्ट के पास अपने तरीके हैं केसेस को डिस्पोज करने के, और सबके पास अलग अलग इश्यूज है जो वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। उन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की जा सकती कि आप केसेस को इन्हीं तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और ये सब करने के लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की ज़रूरत है, और इस केस में जो भी सर्कमस्टांसेस है दे आर नॉट एक्सेप्शनल। तो इसी के साथ हमारा आज का केस यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप थोड़ा सा टिपिकल केस था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा ये केस कैसे रेलेवेंट है। आर्टिकल 142 इसके अंदर रेलेवेंट हो जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इसके अंदर रेलेवेंट हो जाते हैं। हाई कोर्ट की जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 227, आर्टिकल 226 और जो भी पावर्स है हाई कोर्ट्स की, वो रेलेवेंट हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका कौन सा केस इसके अंदर रेफ़र किया गया है, 2018 का एशियन रीसर्फेसिंग केस, इस केस का आपको नाम जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपको इन डिटेल इस केस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटरिम ऑर्डर्स जो टर्म है वो आपके लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाता है कि इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में आपको चीज़ें पता हो। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारे चैनल पे आपको केस लॉस का स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि अभी हमने एक नया वेरिएंट निकाला है विच इज ऑफ 10 मॉक टेस्ट सीरीज। वैसे तो वी गिव 20 मॉक्स फॉर अ प्राइस ऑफ 1099, बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव टाइम एंड बिकॉज लेस टाइम इज रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम,
तो उन बच्चों के लिए हमने 629 का एक वेरिएंट निकाला है मॉक टेस्ट सीरीज़ का, वो भी आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल में हम 1950 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके लैंडमार्क केसेस हैं और जितने भी आपके पास्ट के रीसेंट जजमेंट्स हैं, क्योंकि क्लैट पीजी में सिर्फ आपको 2024 के केसेस नहीं पूछे जाएंगे, आपको 2022 का पूछ लिया मान लो, 2018 का पूछ लिया मान लो, या कोई भी लैंडमार्क जजमेंट पूछ लिया, ऐसे करके आपको कोई भी जजमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपके लिए ये फाइल जो है, ये 6 पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर ईयर वाइज सेग्रीगेशन किया गया है जजमेंट्स का। और ये पीडीएफ आपके लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है, बहुत ही मिनिमम 599 की प्राइस में है। इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप चैट की लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको मेरी चैट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बच्चों ने डिमांड की थी इस सीरीज़ की, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2024, उस सीरीज़ को हम ले आए हैं। तो जब भी मेरी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वहीं वीडियो देख के कंप्लीट कर लो। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, उसके अंदर आपका केस डन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी और टेलीग्राम पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिलता है कि आपके लिए ज़रूरी है, या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो हम वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, पीडीएफ भी मिल जाएगी इस लेक्चर की। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।